नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 27 और 28 अगस्त की बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। चलिए बच्चों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, वेयर वाज द इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी हेल्ड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित किया गया। तो यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब इस समारोह का आयोजन इंडिया के बाहर किया जा रहा है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि इस समारोह को इंडिया में ही हम लोग आयोजित कर देते हैं। तो इस बार ये कहां पर आयोजित हो रहा है 2024 में, तो बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा, दुबई नामक सिटी में। और ये जो दुबई नामक शहर है वो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स नामक देश में लोकेट करता है। ठीक है, अब इस पे देखिएगा कि इस बार ये जो अवार्ड का एडिशन है वो 24th एडिशन है। पहली बार इस अवार्ड को जो शुरू किया गया था 1997 में, जिस साल उनकी डेथ हुई थी, उस साल से इस अवार्ड को लगातार जो है कि बांटा जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये जो है कि 26 अगस्त को इस अवार्ड का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो दुबई में हुआ। और इस बार उनकी जो 114वीं जयंती थी, यानी 114th जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उस वाले दिन इस अवार्ड को आयोजित किया गया। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और मदर टेरेसा के लिए जो ये अवार्ड दिया जाता है वो ऑल इंडिया माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो अवार्ड होता है वो मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम मदर टेरेसा की बात करें, उनका पूरा नाम था एग्रेस गोंगसा बोजाक्सिहू और उनका जो जन्म हुआ था बच्चों याद रखिएगा अगस्त 26, 1910 को। तो इसीलिए हर साल 26 अगस्त को ही ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कहां पर हुआ था? मैसिडोनिया में। और मैसिडोनिया उस समय कहीं ना कहीं ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। इनका जो डेथ हुआ वो सितंबर 5 में 1997 कोलकाता में हुआ था। बच्चों, जो मदर टेरेसा है वो ह्यूमैनिटीज के लिए यानी मानव सेवा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी और इसी के लिए उनको जो है कि नोबेल प्राइज भी दिया जाता है ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए 1979 में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये याद रखना है। इसके अलावा एशिया का नोबेल कहलाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला और साथ ही यहां पर याद रखिएगा जो पद्मश्री हमारे यहां का अवार्ड है वो भी इनको दिया गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना यानी कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो रिसेंटली क्या है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अभी इस जो डेली करंट अफेयर के सेशन बन रहे हैं, अभी पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन में भी इसी स्टेट के एक स्कीम की बात किया था जिसको कह रहे थे मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, जहां पर जो नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चे थे उनको जो लंच में कुछ पौष्टिक चीजें खाने के लिए जैसे उबले हुए अंडे या फिर जो सीजनल फ्रूट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। सेम ऐसे ही उसी स्टेट ने एक और स्कीम बड़ा बेहतरीन लॉन्च किया है, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो सुख शिक्षा योजना है बच्चों याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आपको दिख रहे होंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने 53.21 करोड़ रुपए अलॉट किया है स्पेशली इस योजना के लिए। यह योजना क्या है? तो याद रखिएगा, यह योजना प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता किनको? जो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर वुमेन्स हैं और अन्य जो पेरेंट्स हैं। ठीक है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर माता पिता हैं उनको यहां पर फाइनेंशियल असिस्ट मिलेगा। वो भी उन बच्चों के लिए उनके जो कैसे हैं, जो यहां पर डिसेबल्ड हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि गरीब कमजोर महिलाओं और माता पिता जिनके जो बच्चे दिव्यांग हैं या फिर डिसेबल्ड हैं उनके समुचित विकास के लिए, उनके समुचित शिक्षा के लिए यह स्कीम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी शिमला है बच्चों, याद रखिएगा। और इसके मुख्यमंत्री का नाम जो है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इसके बाद बच्चों आज का अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024।
तो ये आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन है, बिल्कुल पहले तो याद रखना। ये रिसेंटली होने वाला था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में क्या है कि वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, बहुत सारा जो है कि वहां पे अनपीसफुल माहौल बना हुआ है, अशांत पूरा का पूरा वहां पे क्या हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है, सारी की सारी चीजें बदल गई हैं। वहां की जो फॉर्मर पीएम थी शेख हसीना, वो अपना सत्ता छोड़कर भाग गई हैं, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये जो वर्ल्ड कप है ये हम अपनी जगह आयोजित नहीं कर सकते, तो इन्होंने इसको रिसेंटली जो आईसीसी है, आईसीसी ने डिसाइड किया है कि बांग्लादेश में होने वाला ये जो वर्ल्ड कप है इसको हम यूएई में शिफ्ट करेंगे। तो यूएई इस समय काफी न्यूज में चल रहा है। पहले तो अभी मदर टेरेसा अवार्ड ऑर्गेनाइज किया और अब यहां पे होने वाला है 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप आईसीसी का, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कार रेसिंग के टूर्नामेंट होते हैं वो मेल डोमिनेंट होते हैं। बेसिकली ज्यादातर जो मेल प्लेयर्स होते हैं या फिर मेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही कार रेसिंग टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं। लेकिन इस बार एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज ये आई है कि पहली बार इंडिया की तरफ से कोई फीमेल यानी कि कोई लेडीज ऐसी कार रेसिंग में आई है जिन्होंने चैंपियनशिप का अवार्ड जीत लिया है। तो उनका बिल्कुल नाम याद आपको रखना है, डायना पुंडेलो। ये जो डायना पुंडेलो है, इन्होंने ये भारत की पहली महिला बनी है जो कि राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप को जीती हैं। यहां पर देखिए इनका इमेज आपको ये दिख रहा है, और ये बच्चों पुणे से रहने वाली हैं, एक टीचर के साथ साथ मां भी हैं, तो इसके लिए भी काफी ये मोटिवेशनल काम किए हैं। जो महिलाएं हैं हमारे देश की, उनके लिए काफी प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं कि मां और एक अध्यापक होने के बावजूद इन्होंने यहाँ पे कार रेसिंग चैंपियनशिप जीती है। ठीक है बच्चों, इतनी जिम्मेदारियों के बाद इन्होंने अपना जो है कि प्रैक्टिस जारी रखा, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। और ये जो चैंपियनशिप है एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो बिल्कुल याद रखिएगा चेन्नई में। तो ये देखिए यहाँ पे इनका फर्स्ट पोजीशन भी दिख रहा है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। क्या नाम आपको याद रखना है? डायना पुंडेलो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश वाज रीनेम्ड एज गुरु गोरखनाथ धाम। तो रिसेंटली जो नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे ने एक डिसीजन पास किया है कि उत्तर प्रदेश में वो 8 स्टेशनों का नाम बदल रहे हैं, और ये पास भी हो गया। और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेशन है एक उसका नाम कर दिया गया गुरु गोरखनाथ धाम पर। ये जो गुरु गोरखनाथ हैं ये नाथ संप्रदाय के फाउंडर थे, और इनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो स्पेशली गोरखपुर वाले एरियाज का, यानी जो उत्तर प्रदेश का तराई बेल्ट होता है उधर रहते हैं। तो इसीलिए नाथ संप्रदाय के जो फाउंडर गुरु गोरखनाथ, इनका मंदिर भी गोरखपुर में है। पूरे गोरखपुर का जो नाम रखा गया इन्हीं के नाम पे रखा गया। तो ये जो गोरखनाथ धाम है वो किस स्टेशन का नाम किया गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों, जैस। ये जो जैस स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम। उत्तर प्रदेश का काफी इंपॉर्टेंट ये रेलवे स्टेशन है। अब देखिए नॉर्दर्न रेलवे की मैं बात कर रहा था कि इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशनों का नाम बदलेंगे, टोटल 8 स्टेशनों का नाम बदलेंगे। जैसे कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जैस सिटी कर दिया गया, जैस का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ, जो कि आपसे पेपर में आया। जो बन्नी रेलवे स्टेशन है इसका नाम स्वामी परमहंस। जो मिसरौली रेलवे स्टेशन है उसका नाम मां कालिका धाम। इसके अलावा बच्चों निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। अकबरगंज का नाम बदलकर मां अहरौरा भवानी धाम कर दिया गया है। वसीरगंज का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान कर दिया गया है। और फुर्सतगंज रायबरेली में पड़ता है फुर्सतगंज, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है तपेश्वर नाथ धाम। तो ये बिल्कुल अगर आप किसी स्पेशल यूपी एग्जाम में जाने वाले हैं, अभी तो यूपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, अभी आपको यूपी का जो रिव्यू ऑफिसर है समीक्षा अधिकारी उसके पेपर होने वाले हैं, और भी उत्तर प्रदेश स्पेशल पीटी की परीक्षा होगी जो पेट होता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एनएसजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएसजी एक तरीके की हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती है, और जो एनएसजी होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका नया डीजी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया बच्चों, तो याद रखिएगा बी श्रीनिवासन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी सी एनएसजी की अगर हम बात कर लें यहां पर, तो जो एनएसजी होता है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये
पहली बार इनको स्टैब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर 1984 को। तो 16 अक्टूबर 1984 को इस पैरामिलिट्री फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है और इनका जो कॉमन नाम होता है बच्चों ब्लैक कैट्स, इनको ब्लैक कैट्स के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जो मोटो लाइन होता है, जो इनका प्रेरणादायक लाइन होता है, ये होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एनएसजी स्पेशली क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था या बनाया था, तो उसका मेन पर्पस होता है एनएसजी इज टास्क्ड विथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, होस्टेज रेस्क्यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। जैसे बहुत बड़े बड़े हमारे देश के जो इंडिविजुअल नेता वगैरह होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है। इसके साथ ही जो टेररिज्म बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो उस टेररिज्म को रोकने के लिए यानी एंटी टेररिज्म के रूप में भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। और साथ ही कुछ होस्टेज रेस्क्यूज भी करते हैं, जैसे कि कभी कभी आप सुनते होंगे कि एरोप्लेन हाईजैक कर लिया गया या फिर कोई सिटी हाईजैक कर लेते हैं, कभी कोई इंस्टीट्यूट हाईजैक कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये एनएसजी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एनएसजी के जो नए डीजी बने हैं बी श्रीनिवासन, क्या नाम है उनका बच्चों, याद रखिएगा, सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट एवर चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज अब तक का आईसीसी का सबसे यंग चेयरपर्सन कौन बनने जा रहा है, तो ये कोई और नहीं, हमारे बीसीसीआई के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, या एक तरीके से कह सकते हो, एक सेकंड बच्चों, ये जो बीसीसीआई हमारा है, उस बीसीसीआई में ये काफी कार्यरत हैं। और इसके साथ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है एसीसी के इस समय ये अध्यक्ष हैं। तो इनको बना दिया गया है अब आईसीसी का अध्यक्ष। और ये कब अपना पदभार संभालने का इनका जो एक्सपेक्टेशन डेट है बच्चों, याद रखिएगा, दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और इनका नाम है बच्चों, याद रखिएगा, जय शाह। तो जय शाह जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनका काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है कि रोल बन जाता है। अब ये आईसीसी को लीड करेंगे। अगर हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो 1909 में इसका जो है कि स्टैब्लिशमेंट किया गया था पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए। शुरू में बच्चों इसका हेडक्वार्टर क्रिकेट की जो जन्मदाता कंट्री है, यानी मदर ऑफ क्रिकेट कह सकते हो इसको, जो इंग्लैंड है, वहां पर लंदन में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बाद में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके कहां पे लाया गया, दुबई में लाया गया। तो इस समय आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। तो आईसीसी जितने भी तरीके के जो टूर्नामेंट होते हैं, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20, उनको यही सारा मैनेज करती है। तो उसके अब नए अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं, जय शाह। ठीक है बच्चों, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो यंगेस्ट होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। When is the World Water Week 2024 being organized? विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? अब आपको पता है कि वाटर ही हमारा लाइफ है, यानी कि जल ही क्या है, जीवन है। तो जल को बचाना बहुत जरूरी है। और हर साल हम लोग जो वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि विश्व जल दिवस, ये कब मनाते हैं बच्चों, याद रखिएगा, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में 22 मार्च को, ये जो 22 मार्च होता है, इस तारीख को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। लेकिन 1991 से एक और हम लोग जल को बचाने के लिए स्कीम या फिर एक तरीके से कह लो कैंपेन चला रहे हैं, जिसको क्या बोला जाता है, विश्व जल सप्ताह। और इस बार का जो विश्व जल सप्ताह 2024 का ऑर्गेनाइज किया गया है, ये किया गया है 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच जो है कि वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है बच्चों, याद रखिएगा कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, यानी कि सीवी नाम की ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इसको ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1991 से इसको लगातार क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार की जो थीम है वर्ल्ड वाटर वीक की, वो भी आपको याद रखना है, ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और अगर हम जल की बात करें तो इस पूरी धरती पर लगभग, याद रखिएगा, कितने परसेंट, 71% जो है कि वाटर है। लेकिन इस 70
1% में अगर आप देखोगे कि कितना परसेंट हम पानी यूज कर सकते हैं, यानी फ्रेश वाटर है, बाकी तो साल्टी वाटर है, समुद्र वगैरह में ही पाया जाता है, तो जो फ्रेश वाटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लो जस्ट 3%। तो पूरी धरती का मात्र 3% पानी यूजेबल है जो हम यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, बाकी सारा का सारा पानी क्या है, नॉन यूजेबल है। तो इसी 3% पानी को हमको क्या करना है, लगातार बचा के रखना है, जो कि फ्रेश वाटर के अंतर्गत आता है। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार ने रिसेंटली एक डिसीजन पास किया है और उनका कहना है कि वो जो लद्दाख का यूनियन टेरिटरी है वहां पर वो 5 नए और डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक कारगिल और दूसरा लेह, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 5 नए और डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करेंगे। तो कितने यहाँ पे लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट बनने वाले हैं, 5। और ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं बच्चों, याद रखिएगा, होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, इन्होंने अगस्त 26 को ये पूरा का पूरा जो है कि डिक्लेयर कर दिया कि लद्दाख में 5 नए जो है कि डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बनने वाले उनके नाम भी याद रखिएगा, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये यहाँ पर आपके बनने वाले नए जिले हैं। 2 पुराने जिलों में लेह और कारगिल हैं, तो टोटल लद्दाख में अब कितने जिले हो जाएंगे, 7 जिले हो जाएंगे। अगर बच्चों हम लद्दाख की बात करें तो ये 31 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को इंडिया का बनने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश था, जब जम्मू कश्मीर को स्टेट की कैटेगरी से बाहर करके 2 पार्ट में तोड़ा गया। देखिए ये पहले क्या होता था, ये पूरा का पूरा जो आप मैप देख रहे हो ना, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो मैप है ये जम्मू कश्मीर का है, और पहले ये स्टेट हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। लेकिन 2019 में 31 अक्टूबर को इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। एक पार्ट ये वाला जो दिख रहा है व्हाइट, ये जम्मू कश्मीर कहलाया, और ये पूरा का पूरा पार्ट लद्दाख कहलाया। ठीक है, तो ये तब से लद्दाख जो है कि हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी बन गया था। तो ये बहुत बड़ा है, देख ही रहे हो आप मैप में, जम्मू कश्मीर उसके आगे बहुत छोटा है। तो ये लद्दाख हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसके सिर्फ 2 जिले बनाए गए थे, एक कारगिल, देख रहे हो कारगिल छोटा सा, बाकी ये पूरा का पूरा लेह। अब क्या किया जा रहा है कि इसको दोबारा से क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें 5 और नए जिले शामिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है, यानी कि इस सेशन का पूरा क्वेश्चंस का पीडीएफ आप रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।